कि उसके दो और कैटेगरी है, वीपीएफ एंड जीपीएफ, उस सब के बारे में समझाते हैं। देखिए, पीएफ जो होता है ना, उसको फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मतलब होता है भविष्य निधि, मतलब आगे जाकर होने वाला खर्चा, भविष्य निधि। अब आप जैसे समझिए, भारत में हर इंसान छोटे या बड़े काम में लगा हुआ है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसकी जिंदगी चल रही है, लेकिन कब उसको पैसे आने बंद हो जाएंगे या फिर उसका जॉब चला गया तो उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, या फिर बुढ़ापे में बाल बच्चा भगा दिया, या फिर बुढ़ापे में काम नहीं बचा तो कहाँ जाएंगे। तो बुढ़ापा के लिए बड़ा सरदर्द हो जाता है। या कोरोना के काल में आप देखिए, जिनकी नौकरी चली गई, बिजनेस खत्म हो गया, उनके पास कुछ नहीं था, बहुत से लोग मतलब भूखे मर रहे थे लोग वहां पे, समाज ने कुछ दे दिया तो चलो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता। तो ऐसे कंडीशन में इन बेरोजगारों के लिए क्या था, तो उसी के लिए बनाया गया था पीएफ अकाउंट। ये एक तरह का गुल्लक होता है, जैसे हम लोग पैसा डाल देते हैं ना गुल्लक में, बचपन में आप लोग भी डाले होंगे, अगर हिंदी मीडियम वाले होंगे तब, सीबीएसई वालों का क्या ही पूछना, वो लोग गुल्लक भी रखता है लोग, तो जितना गुल्लक में पैसा नहीं रहता है ना सीबीएसई वालों का, उससे महंगा उनसों का गुल्लक रहता है। अलगे दुनिया का ऐसा। हम लोग का तो ये बचपन में हम लोग 1 रुपया खरीद के लाते थे, और घटता था ना तो उसमें से तनी तनी निकाल लेते थे, पूरा नहीं, फोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही एक गुल्लक सरकार ने बनाया है, जिस गुल्लक को कहते हैं प्रोविडेंट फंड। अब बार बार प्रोविडेंट फंड या भविष्य निधि तो कहेंगे नहीं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पीएफ कहते हैं, प्रोविडेंट फंड शॉर्टकट में। अब हम इस प्रोविडेंट फंड के बारे में डिटेल से समझते हैं, है क्या ये। प्रोविडेंट फंड एक तरह का खाता है जो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक काट के उस गुल्लक में रख दिया जाता है। पीएफ क्या है, एक अकाउंट है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, इस सब होता है ना, उसी तरह पीएफ अकाउंट होता है। ये एक ऑटोमेटिकली काट दिया जाता है ताकि आपके सोशल सिक्योरिटी हो सके, बुढ़ापा में किया जा सके। ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ये नहीं कि आज रखे 2 साल बाद निकाल दे। ये बुढ़ापा वगैरह के लिए होता है, 10 साल, 20 साल, 40 साल, इस तरह बुढ़ापा के लिए लॉन्ग टाइम, और एकदम सिक्योर मनी होता है। ये ना लूट सकता है ना कुछ, इसकी गारंटी सरकार लेती है, रिस्क फ्री होता है। जैसे शेयर मार्केट कैसे रिस्क वाला होता है, राजा बना देगा नहीं तो भिखारी बना देगा, उस तरह से होता है ये प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट। अब ये पीएफ अकाउंट दो टाइप का होता है। एक मतलब जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए इंप्लॉयड प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, ई से इंप्लॉयड, अब प्रोविडेंट फंड ईपीएफ हो गया। और एक जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, कहीं थोड़ा मोड़ा बिजनेस है, दुकान है वगैरह है, तो इन लोग के लिए, पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए भी एक प्रोविडेंट फंड है, पीपीएफ। तो आप देखिए, बार बार इतना मत समझिए, दोनों को पीएफ ही कहते हैं। पीएफ मतलब भविष्य निधि, बुढ़ापा या आने वाले वक्त में काम आता है। बस ये नौकरी करने वालों के लिए ईपीएफ होता है, और जो नौकरी वगैरह नहीं कर रहे हैं, छोटे मोटे दुकान है, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उनको लिए पीपीएफ होता है। दोनों एक प्रकार है किसका, पीएफ अकाउंट का, इसलिए अमूमन दोनों को लोग पीएफ ही कहते हैं। हालांकि हम दोनों में अंतर बताएंगे कभी, लेकिन बीच बीच में हम पीएफ बोलेंगे तो आप समझिएगा। चलिए हम दोनों में अंतर समझ जाते हैं। ये है आपका ईपीएफ। ईपीएफ मतलब नौकरी करने वालों को, तो ईपीएफ में तो नौकरी वाले आ जाएंगे लोग, और पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सामान्य पब्लिक आ जाएंगे लोग। समझिए अब दोनों में क्या अंतर है। ये कंपलसरी लगाना होता है, ये कंपलसरी उस व्यक्ति को जमा करना ही पड़ता है। ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है, जिस कंपनी में 20 से ज्यादा कर्मचारियों को वेतन मिल रहा होता है। ठीक है, 20 से ज्यादा। अब जैसे मेरे पास अगर 16 कर्मचारी है तो हम पीएफ उनका नहीं खुलवाएंगे, लेकिन जिस कंपनी में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो उसमें क्या करती है कंपनी की जिम्मेदारी रहती है कि उस बंदे का एक गोल्लक यानी खाता खुलवा दे, उसे कहेंगे पीएफ अकाउंट करें। ये कितना दिया जाता है वर्कर्स को, मैं मतलब 12%। जैसे उसकी जितनी सैलरी देनी है ना, तो कंपनी क्या कहती है, उसको फुल सैलरी नहीं देगी, उसमें से 12% क्या करेगी, भैया तुम पीएफ में भर दो, और जब तुम रिटायर होगे या नौकरी छोड़ के जाओगे तो हम ये खाता तुमको दे देंगे, ताकि फ्यूचर में यही पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। तो लोगों को लगता है सरकारी में रिटायरमेंट में दुकान मिलता है, भैया वो हर महीने काट काट के रखा है, रिटायर होइएगा तो एक के बार दे देता है। समझ में आ गया, ये नौकरी करने वालों को। ऐसा नहीं कि केवल सरकारी, जैसे आप जियो में काम करिएगा, टाटा में काम कीजिएगा, उसमें 20 से ज्यादा कर्मचारी होते हैं, तो उसमें आपका भी पीएफ अकाउंट खुलेगा। और आप इंप्लॉय हैं तो आपके पीएफ अकाउंट के पहले क्या लगा दिया जाएगा, जैसे आप पीएफ तो प्रोविडेंट फंड हो गया, इंप्लॉय है तो ईपीएफ हो जाएगा। लेकिन अगर वही आप आम पब्लिक है, सब्जी है, चाय की दुकान है, तो आप एक आम पब्लिक है, तो आपके प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट के आगे पब्लिक लगा दीजिएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होगा। ये क्या है, ये ऑप्शनल है, कोई भी खुलवा सकता है। इसके लिए बस उसको चाहिए, इंडिविजुअल व्यक्ति कोई खुलवा सकता है जिसके पास इनकम है। बस शर्त यह है कि वो भारत में रह रहा होना चाहिए। अगर भारत के ही अमेरिका में रह रहे हैं, काम करने आ रहे हैं, या जो सऊदी में काम करते हैं, वो लोग नहीं खुलवा सकते इसमें। यहाँ समझ में क्या। अब बात आती है ये गोलकवा रहता कहाँ है।
कहाँ गुल्लक रहता है? तो आम पब्लिक को कहा जाता है कि आम पब्लिक का जो पीपीएफ अकाउंट होता है पीपीएफ, वो कहा जाता है कि आप या तो बैंक में खुलवा लीजिए या तो फिर आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा लीजिए, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप कहीं पे खुलवा सकते हैं। लेकिन जो कर्मचारी होते हैं, इंप्लॉय होते हैं, उनके लिए एक अलग बैंक है, वो उसको दुनिया के किसी आदमी से मतलब नहीं है, उसका काम है गुल्लक रखना, उसका नाम है ईपीएफओ। ई से हो गया तो ईपीएफ तो है ही है, ओ लगा दीजिए, ईपी इंप्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है जो सरकारी या प्राइवेट कंपनी में जो जो काम करता है उसका पैसा अपने पास रखता है और कहता है हम रिटायरमेंट के टाइम देंगे। हम क्या देंगे रिटायरमेंट के टाइम, और जितना दिए ना उसमें से और बढ़ा के देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस अंतर यही होता है कि जो इंप्लॉय लोगों का अकाउंट खुलता है वो ईपीएफओ के अंडर में खुलता है, और जो पब्लिक आम पब्लिक के लिए पीपीएफ खुलता है वो बैंक और पोस्ट ऑफिस में खुलता है। अब इसके लिए जिम्मेदार है श्रम मंत्रालय, उसके लिए श्रम मंत्रालय जिम्मेदार है, और इसके लिए बैंकिंग सिस्टम जिम्मेदार यानी आरबीआई है। ये 12% आपकी सैलरी से काट लिया जाता है। इसमें आपको तो सैलरी मिल ही नहीं रही है तो 12% काटेगा क्या? अब आपका मन, आप हर महीने या हर साल आप 500 रुपया जमा कर दीजिए, या 500 से 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। अब कोई सब्जी वाला है, अब वो सोचता है कि हम 1 रुपया कर मान के चलिए 2-2 रुपया के हिसाब से सोच रहा है, साल भर में उसका भी लगभग 700 रुपया हो जाएगा। उस हिसाब से वो साल भर में 500 से लेके 1.5 लाख रुपया तक जमा कर सकता है। बशर्ते अंतर क्या है, इसे पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाके जमा करना पड़ेगा। और इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, उसकी सैलरी से कंपनी खुद ही काट लेती है और कहती है कि देख तुम्हारा 1 लाख मान के चलो, तुम्हारा 50,000 सैलरी है, तो 12% हम तुम्हारे में से डाल दिए किसमें, तुम्हारे ईपीएफओ के अकाउंट में, ईपीएफओ के अकाउंट में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इसमें जो ब्याज मिलता है वो 8 से 9% ब्याज मिलता है, यानी जितना पैसा जमा किए जब आपको सरकार लौटाएगी, ईपीएफओ लौटाएगी तो 8 से 9% ब्याज देगी। जबकि इसमें जो आम पब्लिक के लिए है, तो आम पब्लिक के लिए देख रहे हैं फिक्स भी नहीं है, कोई 500 दे रहा है, कोई 1.5 लाख दे रहा है, तो इसमें थोड़ा ब्याज कम मिलता है, उससे 1% कम। इसमें 7 से 8% ब्याज मिलता है, जबकि इसमें 8 से 9% ब्याज मिलता है। यानी ब्याज के हिसाब से देखिएगा तो इन दोनों के हिसाब से ये थोड़ा सा अच्छा ब्याज दे देता है, 1% ज्यादा दे देता है। और इन ब्याज की जो तुलना होती है प्रत्येक तिमाही होती है, हर 3 महीना पे ब्याज दर बढ़ाया घटाया जा सकता है। सरकार अगर ब्याज बढ़ा देती है तो आपको फायदा है, सरकार घटा देती है तो आपको घाटा हो जाता है। अगर सरकार कह दे कि हम 10% ब्याज देंगे तो आप ही के पैसों पे ज्यादा ब्याज मिल जाता है। उसके बाद देखिए ये कब कंप्लीट होता है, तो ये इंप्लॉई लोगों के लिए है, ये वाला प्रोविडेंट फंड जो है भविष्य निधि इंप्लॉई के लिए है। तो कहा जाता है इसकी मैच्योरिटी यानी ये कब पूरा होगा, जब आप रिटायर यानी सेवानिवृत्त होंगे तब। अब ये तो बिजनेसमैन या छोटे मोटे व्यापारी के लिए था, ये लोग तो रिटायर होते नहीं है बेचारे, तो इनको कहा गया है देखिए आपका टोटल पैसा जो है वो 15 साल बाद लौटाया जाएगा। तो आप कहेंगे काहे लौटा रहा है, तो सुनिए ध्यान से, आपका हर महीने जो 12% ईपीएफ के रूप में यानी पीएफ अकाउंट में कट रहा था, वो जब आप रिटायर होंगे ना तो उसमें 9%, 8 से 9% ब्याज जोड़ के वही आपको दे दिया जाएगा। समझ में आ गया? उसी को कहा जाता है रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी में पैसा मिलता है। इसमें भी है, आप 15 साल तक जमा कीजिए और उसके बाद आपका जब 15 साल बाद निकालिएगा तो आपको 7 से 8% जो उस समय का रेट रहेगा उस रेट से आपको पैसे मिल जाएंगे। अब आप एक बार में निकालिए या उसमें महीना महीना बनवा दीजिए। वैसे रिटायरमेंट के टाइम पे आप एक बार में पैसा निकालिए, महीना महीना बनवा दीजिए। लेकिन मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, वो सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी, मान के चलिए प्राइवेट है, तो प्राइवेट भी इंप्लॉय है तो उसका भी जो प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट होगा वो तो इंप्लॉय है तो ईपीएफ ही होगा। अब उसको बीच में पार्शियल विड्रॉल करना है, बीच में पैसा निकालना है, उसको रिटायरमेंट तक नहीं रखना है, तब तो कम से कम 5 साल बाद वो पार्शियल विड्रॉल कर सकता है। कम से कम 5 साल रखेगा। कब? एक कंडीशन है, उसके यहाँ शादी ब्याह पड़ गई बेटा बेटी का, या उसको दवा में इमरजेंसी आ गया, एजुकेशन के लिए लेना है, बेटा बेटी को पढ़ाना है, कहना है कि भैया इस सैलरी से नहीं हो रहा है हमारा है, थोड़ा सा दे दीजिए, लड़का का फीस जमा करना है, तो शादी मेडिकल एजुकेशन या इमरजेंसी में आप 5 साल बाद कुछ पैसा निकाल सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल, ही ना कि पूरा निकाल लेंगे। इसमें भी सेम कंडीशन है, 5 साल बाद पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। कितना अच्छा है, जैसे आप भी गुल्लक रखते हैं तो जब देखते हैं कि कुछ नहीं हो रहा तो पार्शियल विड्रॉल कर देते हैं, कुछ शिक्षा उच्चा डाल के इसे निकाल लेता है 1-2 रुपया आदमी, बचपन में निकाल लेता था। तो इसमें दोनों सेम होते हैं सब। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है इन दोनों की, ये दोनों की दोनों डेब्ट लायबिलिटी 0 होती है। जैसे मान के चलिए कि मेरे पीएफ अकाउंट में यानी प्रोविडेंट फंड, अब वो पीएफ अकाउंट दोनों टाइप के हो सकते हैं, या अगर हम इंप्लॉय हैं तो ईपीएफ और नॉर्मल पब्लिक है तो पीपीएफ, तो दोनों तो प्रोविडेंट फंड ही है ना पीएफ। मेरे पीएफ में 4 लाख रुपया है सपोज, और हम बैंक से कर्जा लिए हैं 5 लाख रुपया, और हमारा ना खेत है ना घर है ना कुछ है। अब बैंक कहेगा हमरा 5 लाख दो, हम कहेंगे कुछ नहीं है, तो बैंक कहेगा पीएफ अकाउंट में 4 लाख है, हम पीएफ से निकाल लेंगे। तो सरकार कहती है खबरदार,
पीएफ अकाउंट की लाइबिलिटी जीरो होती है, डेप्थ लाइबिलिटी जीरो होती है। हम करोड़ों भी कर्जा ले सकते हैं, लेकिन उस कर्जे की भरपाई मेरे पीएफ अकाउंट से कोई नहीं काट सकता है। ये इसीलिए इसे कहा जाता है सबसे सिक्योर अकाउंट होता है, कोई काट ही नहीं सकता आपका यहाँ पे। दूसरा, ये ईईई एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी इस पैसे पर ब्याज भी नहीं मिलता है। जैसे सरकार को टैक्स नहीं मिलता, ब्याज का दिए, टैक्स नहीं होता है, टैक्स फ्री होता है। जैसे हम बुढ़ापा में रिटायर हुए, हमको 10 लाख रुपए पेंशन मिल गया, तो 10 लाख रुपए सरकार भागो यहाँ पे से, नहीं यहाँ पे टैक्स लेने आओगे, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, टैक्स नहीं होता है। तो इसकी एक और फायदी होती है, रिस्क फ्री भी है और सिक्योर भी है, टैक्स भी नहीं देना होता। अब ये जो पीएफ अकाउंट होता है, प्रोविडेंट फंड, चाहे वो इंप्लॉय का प्रोविडेंट फंड हो या आम पब्लिक का प्रोविडेंट फंड हो, यानी पीपीएफ हो या ईपीएफ हो, ये एक इंसान का एक ही खुलता है। जैसे पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड एक ही बनता है, परमानेंट अकाउंट नंबर आपका एक ही खुलता है। अब आप कहेंगे कि सर मान के चलिए कोई आदमी टाटा कंपनी में काम कर रहा था, तो उसका कंपनी में काम कर रहा है यानी ईपीएफ अकाउंट होगा, वो टाटा को छोड़ के महिंद्रा में जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है। ईपीएफओ जो डिपार्टमेंट है कहती है कि उसका जो अकाउंट है ना, जिसमें 12% टाटा डाल रहा था, टाटा छोड़ दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, इसी अकाउंट में महिंद्रा डाल देगा। कल को महिंद्रा छोड़ के जियो में काम करने लगा, कोई बात नहीं, जियो इसमें डाल देगा। यानी एक व्यक्ति का पीएफ अकाउंट, चाहे वो ईपीएफ हो या पीपीएफ हो, लाइफ में एक ही खुलता है, दोबारा दूसरा नहीं खुलता है। जैसे आप यूट्यूब पर एडसेंस एक नाम से एक ही बनता है, उससे ऐड का पैसे उसमें आते हैं सब, तो ये एक इंसान का एक ही बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। वन पर्सन वन अकाउंट होता है, जैसे एडसेंस वगैरह की होती है। सब आप समझ आ गए कि नहीं? इसमें कितना जमा करना होता है? 12%, इसमें 500 से लेके 1.5 लाख। तो आप समझ गए पीएफ अकाउंट। अब इसी पीएफ को लोग, इंप्लॉय है तो कहता है हमारा ईपीएफ है, और नॉर्मल आदमी है पब्लिक है तो कहता है पीपीएफ है। यहाँ पे दोनों में कोई खास का अंतर नहीं है। लेकिन समझिए, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका खेत भी है, कहीं पे बिजनेस उजनेस खेती चल रहा है, अच्छा खासा लाखों रुपए खेती से आ रहा है, तो कहता है कि यार हम अपनी सैलरी से बुढ़ापा के लिए महज 12% कटवा रहे हैं, हम चाहते हैं कि 12% से ज्यादा कटवा दे, 50% कटवा दे। तो सरकार कहेगी ना, हमरा 12% कटबे करेंगे, हमरा इंप्लॉय का हम कितना काटते हैं? 12% ही काटते हैं। हम पीएफ के अकाउंट में जो इंप्लॉय है उसका हम कितना काटते हैं? 12% काटते हैं। तो क्या करना, हमरा ज्यादा काट लीजिए, क्योंकि अभी जमाने में हमको पैसा की कोई कमी नहीं है, इधर उधर से आ जा रहा है, ससुरालों से कुछ पैसा मिल जाता है। तब इसके लिए कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय है, कौन है? गवर्नमेंट इंप्लॉय, और वह गवर्नमेंट इंप्लॉय कहता है कि हमको ज्यादा पैसा कटवाना है, हमको क्या कटवाना है? ज्यादा पैसा कटवाना है। तो सरकारी इंसान जब कभी भी कहता है कि नहीं, हमारा जो 12% का लिमिट है, इससे हम ज्यादा पैसा रखना चाहते हैं ताकि हमको बुढ़ापा में ज्यादा मिले, तो ऐसे प्रोविडेंट फंड को, ऐसे भविष्य निधि को हम जनरल प्रोविडेंट फंड कहते हैं, जीपीएफ कहते हैं। ये केवल सरकारी इंप्लॉय ही इसको कर सकते हैं। तो जीपीएफ वही खुलवा सकता है ना जिसका पहले से ईपीएफ यानी इंप्लॉयड प्रोविडेंट फंड हो। अब मान के चलिए कोई टाटा में काम कर रहा है, कोई रिलायंस में काम कर रहा है, कोई महिंद्रा कंपनी में काम कर रहा है, तो वो कंपनी भी अपने कर्मचारियों के लिए क्या करती है? ये कंपनी भी अपने कर्मचारियों के भविष्य के लिए इंप्लॉयड प्रोविडेंट फंड दे रही होती है। तो ये कंपनी वाले भी, प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी भी अगर कहते हैं कि नहीं, हमें जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में पैसा की जरूरत है, हम भी अपने 12% वाले लिमिट से बढ़वाना चाहते हैं, तो उनके प्रोविडेंट फंड यानी उनके भविष्य निधि को कहते हैं वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। वो अपने मर्जी से ज्यादा देना चाहता है, वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। तो जब कभी भी आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो ये क्रॉस द लिमिट को दिखाता है कि जो 12% का लिमिट है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना ईपीएफ अकाउंट यानी जो उसका ईपीएफ है, इंप्लॉयड प्रोविडेंट फंड, अगर वो 12% से ज्यादा दे रहा है, सरकारी है तो जीपीएफ, 12% से ज्यादा दे रहा है तो इसे वीपीएफ होता है। ये नॉर्मली हम आपको बता रहे हैं। ईपीएफ में मैक्सिमम जो होता है 9% मिलता है, जबकि आम पब्लिक के लिए पीपीएफ में 8% मिलता है। उस हिसाब से तो इंप्लॉयड वाला थोड़ा सा ठीक ठाक है। लेकिन इन दोनों से अच्छा एक भविष्य निधि है, रिटायरमेंट के लिए स्पेशल प्रोग्राम है, उसका नाम है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। ये पेंशन के लिए ही बना ही है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईपीएफ जो है इंप्लॉयड के लिए 1952 से बना हुआ है, और जो आम पब्लिक के लिए बनाया गया है 1968 में। यानी पीपीएफ जो आया था
ये आम पब्लिक के लिए प्रोविडेंट फंड वो 1968 में आया था और इंप्लॉयड के लिए 1952 में आया था। और ये 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम आया। ये कहा गया कि भैया इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। 18 साल का लड़का है अगर वो भी सोचता है कि बुढ़ापा में हमको पेंशन मिले, तो 18 से 65 साल का आदमी, कोई भी, ये ऑप्शनल है, वो हिंदुस्तानी रहना चाहिए, वो इसमें खुलवा सकता है। लेकिन इसका पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, क्योंकि इसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये 60 साल तक इसकी मेच्योरिटी होती है, यानी आपको इसमें 60 साल तक पैसे डालने हैं। अब इसमें भी आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। 5 साल बाद शादी पड़ गया, बाल बच्चों का इमरजेंसी आ गया, एजुकेशन में डालना है, तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल पैसा निकालना है तो इसी में है। इसकी लिक्विडिटी एकदम लो होती है, ये आपको जल्दी पैसा निकालने नहीं देता है सब। जबकि देखिए, अगर आप पीपीएफ देखिएगा या ईपीएफ देखिएगा, यानी इन दोनों प्रोविडेंट फंड में, तो पार्शियल विड्रॉल थोड़ा इजी था, लेकिन इसमें पार्शियल विड्रॉल बहुत ही टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि जब आप कभी भी इसमें पैसा डालते हैं ना, तो कंपनी क्या करती है, आपके पैसे को थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देती है और कुछ बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देती है। तो कंपनी कमाती है और आपको ज्यादा पैसा दे देती है। तो ये थोड़ा रिस्की होता है। इसमें क्या करते हैं, रिस्की होता है। इसमें भी आपको डेप्थ से कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी कर्जा लिए रहेंगे, आपके एनपीएस अकाउंट से आपको पैसे नहीं काटे जाते हैं। ये भी टैक्स फ्री होता है, एग्जेम्प्ट। इसमें लगभग आपको 10% रिटर्न मिल जाता है, 10%। जबकि आप याद कीजिए, जो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड था आम पब्लिक के लिए, उसमें मैक्सिमम जो मिल रहा था आपका 8% था। इंप्लॉयड के लिए जो प्रोविडेंट फंड था ईपीएफ, उसमें 9% मिल रहा था मैक्सिमम, इसमें 10% मिल जाता है। तो अगर हम आपसे कहें कि ईपीएफ पीपीएफ जो आम पब्लिक के लिए, यानी हो गया प्रोविडेंट फंड बुढ़ापा के लिए, तो पीपीएफ में मिला था आपका मैक्सिमम 8%, इंप्लॉयड प्रोविडेंट फंड में मैक्सिमम 9% और नेशनल पेंशन स्कीम में 10%। यानी पीपीएफ से अच्छा ईपीएफ, सबसे अच्छा एनपीएस। यानी अगर आप सोचते हैं भविष्य निधि के लिए, तो सबसे बेटर आपके लिए एनपीएस है। लेकिन ये सब के सब आपको कहने के लिए है। आप देखिएगा तो हर साल महंगाई भी लगभग 8 से 10% बढ़ जाती है, तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आप समझिए उस समय तक तो उतनी महंगाई मिलके आपको बराबर कर दी चुकी रहेगी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगी। ये आपको सिक्योरिटी देती है, बहुत प्रॉफिट नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट के लिए फिर आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स या निफ्टी में और बिटकॉइन वगैरह में होता है। ये तो किसी और क्लास में समझाएंगे, स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन वगैरह वगैरह, ये थोड़ा ऊंची है। तो आप पीएफ अकाउंट समझ गए, लोग इसको भी पीएफ ही कहते हैं, क्योंकि ये पीपीएफ है, पब्लिक के लिए है, इसे भी लोग पीएफ ही कहते हैं। तो ये पीएफ मतलब समझ गए ना, भविष्य का जो पैसा होता है। इसके अलावा एक ग्रेच्युटी होती है, उसको समझते हैं। देखिए, ग्रेच्युटी का मतलब होता है बोनस का पैसा, जो पुराने कर्मचारियों को दिया जाता है, ग्रेच्युटी उसे बोलते हैं। जो भी कंपनी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, जिसमें 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, किससे ज्यादा कर्मचारी, 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें एक बोनस यानी ग्रेच्युटी देनी पड़ती है। ये नियम 1972 में लाया गया था, लेकिन ये सबको नहीं दिया जाता है। जो कर्मचारी एक ही कंपनी में बिना मतलब बीच में इन्हें कि 6 महीना दूसरे कंपनी में चल गए, एक ही कंपनी में अगर कोई कर्मचारी 5 साल या उससे ज्यादा काम कर दिया है, तो वो आपका भरोसेमंद है, पुराना है, और आपकी कंपनी में 10 से ज्यादा वर्कर है, यानी थोड़ी बड़ी कंपनी है, तो ऐसे इंसान को बोनस पैसे दिए जाते हैं। अब आप कहेंगे कितना पैसा, तो साल जब खत्म होता है तो उसको 15 दिन का एक्स्ट्रा पैसा दे दिया जाता है, 15 डेज एक्स्ट्रा सैलरी पर ईयर। तो एक साल में 365 दिन का उसको सैलरी देते हैं। लेकिन अगर वो कर्मचारी 5 साल से पुराना, हालांकि गवर्नमेंट इसे 3 साल करने वाली है बहुत जल्दी, तो उसे आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेच्युटी देना पड़ता है। यानी आप निकाल सकते हैं आधे महीने की सैलरी। अगर मान के चलिए कोई इंसान आपके साथ 6 साल से काम कर रहा है और उसको आप हर महीने सैलरी देते हैं 20,000 रुपया, तो 20,000 माने महीने का सैलरी 20,000, तो 15 दिन का कितना हुआ, 10,000 हुआ ना जी। 15 दिन का तो देना है, 15 दिन का 10,000, तो उसको डेली 20,000 महीना देते रहिए। उसके बाद कहिए तुम बहुत पुराने हो, चलो साल का फर्स्ट खत्म हो गया, साल नया साल मुबारक, इस साल की सैलरी देंगे। 15 दिन का तुम्हारा 30 दिन का होता है 20,000, 15 दिन का लोगो 10,000 लोगो, ठीक है। हालांकि देखेंगे तो ग्रेच्युटी निकालने का फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला होता है जो आपकी बेसिक सैलरी दिए गए, उसके बाद जो डेयरिंग अलाउंस दिए गए हैं, महंगाई वगैरह का भत्ता, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, फिर 15 से गुणा कर दिया जाता है, फिर कितने टेन्योर, कितने साल से आप उसमें काम कर रहे हैं, 6 साल 7 साल 10 साल, और उसमें 26 दिनों से भाग दे दिया जाता है। क्योंकि ग्रेच्युटी निकालते समय महीने को 26 दिन का ही रखा जाता है, संडे हटा के रख दिया जाता है। तो इस हिसाब से अगर मान के चलिए कि कोई आदमी है जिसकी सैलरी है 40,000 रुपया और 12,000 रुपया उसको डीए मिल रहा है, यानी टोटल उसकी सैलरी कितनी हो जाती है,
सैलरी प्लस डीए मिला के 52,000 रुपया। तो ग्रेचुटी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो दोनों को जोड़े हैं तो 52,000 रुपया यहाँ लिख देते हैं, 52,000 गुड़े कितना दिन का सैलरी देना है, तो 15 से यहाँ गुड़ा कर देते हैं। मान के चलिए यह व्यक्ति 10 सालों से काम कर रहा है, इसका टेन्योर यहाँ कितना लिख देते हैं, 10 साल, बटा कितना से भाग देना है, 26 से। जब आप 26 से भाग देंगे तो 26 दूनी 52, यहाँ हो जाएगा 2,000, यहाँ कितना हो जाएगा 2,000, बस यहाँ। तो इस तरह देख रहे हैं आप, इसका 10 साल का टोटल ग्रेचुटी आ रही है 3 लाख रुपए। तो हर साल का 10 साल का ना जी, हम तो यहाँ 10 साल निकाल दिए ना टोटल टेन्योर का, कि 10 सालों में इसे ग्रेचुटी के रूप में 3 लाख, तो हर साल इसे ग्रेचुटी कितनी मिलेगी, तो 10 साल का 3 लाख है तो हर साल का 30,000 रुपया। तो इस प्रकार इसे ग्रेचुटी मिलेगी। तो ये एक प्रकार का क्या चीज है, बोनस होता है। बैंकिंग में अभी अगला टर्म जो आपको बताएंगे एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस, और उसके सबके ऊपर ही आ गया है यूपीआई, और सबके ऊपर बाप बैठा है एनपीसीआई, ये अम्ब्रेला है। इसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आई होप आप पीपीएफ अकाउंट, पीएफ वगैरह समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।